हेलो बच्चों। बेटा आज अपनी एओआई की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज आपको सिखाएंगे कि इंटीग्रेशन यूज़ करके एरिया कैसे निकालते हैं। लेकिन भाइयों, अगर आपने वो जो मैंने आपको ग्राफ्स बनाने सिखाए हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की है और आपके दिमाग में वो नहीं है, तो आज की क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज की क्या मतलब, आगे की जो भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की क्लासेस होंगी, कोई भी क्लास लेने का फ़ायदा नहीं है अगर आपको ग्राफ्स बनाने नहीं आते। क्योंकि अब मैं एकदम से ग्राफ बना दूंगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ है। अब तो मैं ग्राफ के आगे का काम सिखाऊंगा ना आपको, उसके बाद क्या करना है। ठीक है भाइयों। प्लस इसमें बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन भी यूज़ होगी। ज़्यादा लंबी चौड़ी इंटीग्रेशन नहीं, बस बेसिक सीधा फार्मूला लगेगा तो वो भी आपको लगाना आना चाहिए। और डेफिनेट इंटीग्रेशन होगी तो आपको लिमिट पुट करनी भी आनी चाहिए। इंटीग्रेशन का कोई कंसेप्ट इतना खास यूज़ नहीं होगा, कुछ भी, इवन सब्सटीट्यूशन, पार्शियल बाई पार्ट्स, कुछ भी यूज़ नहीं होगा, सीधा फार्मूला लगेगा और लिमिट्स पुट करनी होगी जो डेफिनेट में करते हैं। तो उतना आपको आना चाहिए। ठीक है भाइयों, बढ़ते हैं। ये देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है अपना, क्या कह रहा है ये कह रहा है भाई फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स दिस। ये एलिप्स दे रखी है, आपको पता ही है। अच्छा, इसमें मेंशन नहीं किया ए बड़ा है कि बी बड़ा है, क्योंकि ये नंबर तो है नहीं। तो आप किसी को भी बड़ा छोटा ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। एलिप्स बनानी आती है ना, इधर ए पे और माइनस ए पे कट करेगी, इधर बी पे और माइनस बी पे, ऐसे ही बनाते हैं ना। ये बन गई, ये अपना बना दिया ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बना दोगे। बड़ी गंदी सी है ना, तो ये मैंने पहले से एक सुंदर से बना के रखी हुई है, ये रही। अब अपने को इस एलिप्स के अंदर का एरिया निकालना है, पूरा सारा सारा का सारा एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। अब मैं आपको सिखाऊंगा इंटीग्रेशन से एरिया निकलता कैसे है। तो ध्यान से सीखेंगे भाई, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सीखना है भाई। देखो, अब इंटीग्रेशन से जब हम एरिया निकालते हैं तो आप ये भी देख सकते हो, आप एक्स एक्सिस के अलोंग भी कर सकते हो, एक्स के रिस्पेक्ट में, आप वाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। क्या मतलब है इस बात का, ध्यान से सुनेंगे। कई तरीके से हो सकती है। ठीक है, पहला तरीका क्या है, पहला जो भाई अपना तरीका है कि मैं क्या करूँ, ये जो मेरे को सारा एरिया निकालना है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। 0 से ए तक, देखो 0 जो पॉइंट है ये 0 है ना। ठीक है, 0 से ए तक एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस ले रहा हूँ तो यहाँ पे डी एक्स लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना फंक्शन आएगा, जो भी होगा देखेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के टर्म्स में फंक्शन होगा। अगर मैं 0 से ए तक ये जो कर्व है, ठीक है, इस कर्व की इंटीग्रेशन करूँगा, आपको कर्व लिख देता हूँ मैं फंक्शन की जगह, और बेटर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, इसको हम कर्व लिख देते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल जो बात समझा रहा हूँ कि भाई अगर आप 0 से ए तक ये जो आपकी एलिप्स है, ठीक है, कर्व मैं किसको बोल रहा हूँ, एलिप्स को बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 0 से ए तक अपने एलिप्स की इंटीग्रेशन करोगे, आपने लिमिट कौन से एक्सिस पे ली है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है ना, जब आप 0 से ए तक इसके इंटीग्रेशन करोगे ना, तो आपको इंटीग्रेशन से ये वाला एरिया मिलेगा। ठीक है, याद रखना भाई कौन सा एरिया मिलेगा, एक बार शेडिंग कर देता हूँ मैं, ये एरिया मिलेगा बस। ठीक है, ये बात अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो पूरा चैप्टर में बहुत समस्या आएगी। कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना किसी भी कर्व की इंटीग्रेशन करते हैं, तो जिस एक्सिस पे हमने लिमिट ली होती है, जिस एक्सिस पे हम लिमिट लेते हैं उसके ऊपर का, और जिस कर्व को हम इंटीग्रेट करते हैं उसके नीचे का एरिया निकलता है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन क्या करती है, आपको कौन सा एरिया देती है, अबव द एक्सिस अंडर द कर्व। ये बात आपको याद रखनी है। इंटीग्रेशन से कौन सा एरिया मिलता है भाई, बड़े काम की बात है, अबव द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर, ठीक है, अंडर द कर्व, कर्व के नीचे। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो आपको ये वाला एरिया मिलता है। ठीक है, कौन सा, ये। आपने कौन से एक्सिस पे लिमिट ली थी, एक्स एक्सिस पे। तो 0 से ए तक आप इंटीग्रेट कर रहे थे इस कर्व को।
ठीक है। तो एक्सिस के ऊपर और कर्व के नीचे कौन सा एरिया, ये वाला। तो इंटीग्रेशन से ये एरिया निकल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। पर हमें तो निकालना है सारा, हमें तो सारा निकालना है। ये क्या करना है, सारा निकालना है। तो जब सारा निकालना है तो ये सिमेट्रिकल तो होती है हर जगह, तो इसको 4 टाइम्स कर दो। क्या करो, 4 टाइम्स, आपको सारा एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, सारा एरिया मिल जाएगा, सही है ना। इस इंटीग्रेशन से हमें क्या मिला, सिर्फ ये वाला एरिया जो मैंने ब्लू शेडिंग करी है, ठीक है ना। समझ गया ना क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन में कर रहा हूँ 0 से a तक ऑन एक्स एक्सिस, 0 से a तक ऑन एक्स एक्सिस। तो 0 से a तक एक्सिस के ऊपर और कर्व के नीचे यही वाला एरिया है। तो इंटीग्रेशन से ये निकलेगा सिर्फ, पर मुझे सारा चाहिए क्वेश्चन में एरिया। कौन सा चाहिए, सारा। इंटीग्रेशन में हमको जो क्वेश्चन में जो बोला है इसने बोला एलिप्स के अंदर का सारा एरिया निकालो, ठीक है। पर इंटीग्रेशन के बस की नहीं है कि वो नीचे का एरिया निकाल दे। इंटीग्रेशन हमेशा एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालती है, कर्व के नीचे का। तो नीचे का निकालने के लिए हमें अपना दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। तो हमें दिख रहा था ये जो एरिया है ये निकल गया है, तो ये सारे इक्वल है, तो भैया 4 टाइम्स कर दो, ख़त्म। एक तरीके से और भी कर सकते थे कि हम क्या करते, दूसरा तरीका क्या था कि भैया हम क्या करते, दूसरा तरीका था कि हम करते -a से a इंटीग्रेशन। क्या करते, -a से a, कर्व को इंटीग्रेट कर देते, ठीक है। -a से a अगर हम इंटीग्रेट करते तो सोचो कौन सा एरिया मिलता। -a से a तक अगर आप कर्व को इंटीग्रेट करते तो एक्सिस के ऊपर और कर्व के नीचे, यानी ऊपर का सारा एरिया मिल जाता आपको, ये वाला है ना, ये वाला सारा एरिया मिल जाता। तो अब नीचे का नहीं मिला है ना, तो डबल कर देते। क्या करते, डबल कर देते। तो ये हो गया ना 2 तरीके करने के, समझ गए। और भी है, सिर्फ 2 नहीं है, और भी तरीके हैं। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है भाइयों, देखो अभी मैंने जो इंटीग्रेशन करी है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में करी है। जो मैंने अपनी ये लिमिट ली थी 0 से a, वो एक्स एक्सिस पे ली थी। मैं वाई एक्सिस पे भी तो ले सकता था उसको कहाँ ले सकता था, वाई एक्सिस पे। तो 0 से b तक भी तो कर सकता था इंटीग्रेट। देखो ऐसे भी कर सकते थे। क्या करते, 0 से b तक करते कर्व को इंटीग्रेट वाई एक्सिस पे, वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो जब हम 0 से b तक कर्व को इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, 0 से b तक, तो एक्सिस के ऊपर और कर्व के नीचे तब भी कौन सा एरिया निकलता, यही निकलता, ठीक है। आप वाई एक्सिस पे देख रहे हो ना, आपने 0 से b तक इंटीग्रेट करा कर्व को, तो एक्सिस के ऊपर कर्व के नीचे ये वाला सारा एरिया निकल जाता आपका, ठीक है। फिर वही एक ही एरिया निकलता, तो हम क्या करते यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है कि नहीं है। या यूँ भी कर सकते थे कि वाई एक्सिस पे हम देखते -b से b तक इंटीग्रेट कर देते, -b से b तक, ठीक है। -b से b तक करते तो एक्सिस के ऊपर का एरिया और कर्व के नीचे का एरिया, यानी ये सारा निकल जाता। फिर हम क्या करते, उसको डबल कर देते ताकि ये नीचे वाला भी मिल जाए हमें, समझ गए ना। तो क्या करते, -b से b तक कर्व को इंटीग्रेट कर देते वाई एक्सिस पे और उसको 2 टाइम्स कर देते, ठीक है। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो ये एरिया। ये वाले तो करने का फ़ायदा नहीं है -a से, क्योंकि एक तो 0 लिमिट पुट करना आसान रहता है कि नहीं। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 लिमिट पुट करना काफ़ी इजी रहता है, तो इसीलिए ये दोनों तो मैं प्रेफर ही नहीं करता। इनमें से आप कोई भी कर लो। आप एक्स एक्सिस पे करना चाहते हो तो एक्स पे करो, वाई पे करना चाहते हो तो वाई को करो, समझ गए ना बात। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप जिस भी एक्सिस पे कर रहे हो, जिस एक्सिस पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, उस एक्सिस के ऊपर का और कर्व के नीचे का एरिया मिलता है इंटीग्रेशन से, ठीक है ना। 0 से b तक हम y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 0 से b तक आप y एक्सिस पे कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो y एक्सिस के ऊपर देखो, x के ऊपर तो दिखता है कि ये ऊपर है, y के ऊपर इसको कहते हैं, कई बच्चे इसको ऊपर कह देते हैं, ऐसे नहीं होता भाई। जब हम किसी एक्सिस के ऊपर की बात करते हैं, दूसरा एक्सिस वहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। y के इधर x पॉजिटिव होता है और इधर x नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाले को हम ऊपर समझते हैं, ठीक है। तो एक्सिस के ऊपर कर्व के नीचे, ठीक है ना।
जब हम 0 से b तक कर रहे हैं तो यानी 0 से b तक एक्सिस के ऊपर कर्व के नीचे ये एरिया निकला, इसलिए 4 टाइम्स कर दिया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं इंटीग्रेशन से एरिया। अब ये मैंने लिख दिया कर्व को इंटीग्रेट करो, यहाँ भी लिख दिया कर्व को इंटीग्रेट करो। भाई कर्व क्या, कोई यहाँ पे वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी ना, कोई फंक्शन तो लिखना पड़ेगा, तभी तो इंटीग्रेट होगा। ठीक है, अब फंक्शन जब आप dx लिख रहे हो तो ये x के टर्म्स में होना चाहिए, तभी तो इंटीग्रेट होगा। और आप dy लिख रहे हो तो y के टर्म्स में होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब यानी कि हमें जाके अपने क्वेश्चन में से वैल्यू निकाल के लानी पड़ेगी। देखो किसकी, ध्यान से सुनना। दो काम कर सकते थे हम, क्या, एक तो हम वैल्यू निकाल ले भाई x की, देखो एक तो हम वैल्यू निकाल ले किसकी, x की। सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ गए भाई क्या किया है? ये इसको इधर ले आया, कैलकुलेशन है सिंपल, बी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ये वाला ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, फिर ये स्क्वायर था तो ये रूट हो जाएगा इधर आके, ए स्क्वायर का रूट तो ए हो जाएगा, बी स्क्वायर का रूट बी हो जाएगा, और इस पर रूट लग जाएगा। सही है ना भाई, ये एक्स स्क्वायर था, इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो पूरे पे रूट लग जाएगा ना, तो ये ए स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर भी रूट से बाहर आ जाएगा, ये रूट पे रह जाएगा। सही है, एक्स की वैल्यू निकल गई। ऐसे चाहो तो आप वाई की भी निकाल सकते हो। अगर आप वाई की निकालते तो क्या निकलती, वो निकलती बी बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप एक्स या वाई कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब जो हमें इंटीग्रेशन करनी थी उसको देखते हैं। ये बात तो आप समझ ही चुके हो कैसे कैसे हो सकती है ना। तो मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से ज़रा। अब ध्यान से सुनना भाई, ये जो यहाँ पे कर्व लिखा है ना, आप कर्व नहीं लिखोगे यहाँ पे, ध्यान से सुनना क्या लिखोगे। आप लिखोगे ये 4 टाइम्स 0 से a, कर्व की जगह आप लिखोगे y ऑफ एलिप्स, ये लिख सकते हो y ऑफ एलिप्स, और इधर आप कर्व की जगह लिख सकते हो x ऑफ एलिप्स। x लिखना है, बोल रहा हूँ x लिख रहा हूँ, y क्या कर रहा हूँ मैं, x ऑफ एलिप्स। अब आप कहोगे ये क्या कर दिया, अभी तो आप कह रहे थे कि भैया x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो यहाँ x होना चाहिए, आपने तो y लिख दिया। भाई y की वैल्यू लिखूंगा तभी तो x के टर्म्स में आएगी। अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दी एक, ये तो dy है ना, क्या कह रहा था मैं कि y की वैल्यू लिखूंगा तभी तो x के टर्म्स में आएगी। भाई हमने जो देखो 0 से a जो हमने लिमिट ली थी, ये 0 से a हमने x एक्सिस पे ली थी, है ना। 0 से a जो लिमिट थी वो किस पे थी, x एक्सिस पे, तो इसीलिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो फंक्शन भी x के टर्म्स में होना चाहिए। फंक्शन x के टर्म्स में तभी होगा जब वैल्यू y की निकालूंगा। देखो y की वैल्यू क्या है, x के टर्म्स में एक फंक्शन है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करते हैं, y की। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं y एक्सिस पे, ये 0 से b y एक्सिस पे कर रहा हूँ ना, y के रिस्पेक्ट में, तो हम x की वैल्यू लिखते हैं। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू लिखूंगा एलिप्स में से, जो हमारी कर्व थी उधर से x की वैल्यू निकालूंगा तभी तो y के टर्म्स में एक फंक्शन आएगा। ठीक है कि नहीं है। तो भैया क्या करेंगे हम, ये जो अपना फर्स्ट वाला मेथड था, अगर इससे मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, क्या लिखूँगा, जो फर्स्ट वाला मेथड है, क्या इंटीग्रेशन आ रही है देख लो, 0 से a ऐसे लिख देना, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, 0 से a 4 टाइम्स करा था, x एक्सिस पे थी तो dx, और y की वैल्यू क्या है, ये रही। सही है ना, b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे तो b अपॉन ए भी बाहर लिख दो। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है, वो काम मैं आपके जिम में छोड़ रहा हूँ। इंटीग्रेशन करके लिमिट तो डाल ही लोगे, है कि नहीं। ऐसे दूसरे तरीके से जो कर रहे थे हम, वो क्या था, उसमें अपना रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 से b
ए बाय बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ऐसे हो गया 4a बाय बी, 0 से बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। दोनों मेथड से नहीं करना क्वेश्चन, किसी भी एक मेथड से करना है। ठीक है, तो ये भाई क्वेश्चन ऐसे होता है। ये तो मैंने x की वैल्यू भी निकाल दी y के टर्म्स में, y की भी निकाल दी x के टर्म्स में। आपने सब कुछ थोड़ी करना है, आपने तो कोई एक ही मेथड करना है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। ठीक है ना, इसको 2 नंबर कर देते हैं अब। ओहो, इसको 2 नंबर कर देते हैं अब। ठीक है ना। तो फाइनली समझ में आ गई ना कहानी क्या होती है बच्चों, कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन से एरिया। सबसे पहले तो आपका पहला स्टेप है, आप फिगर बनाओगे, फिर आप देखोगे कौन सा एरिया निकालना है। फिलहाल तो इसने सारा एरिया पूछा था, इस एलिप्स के अंदर का सारा एरिया निकालो। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ था ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो आप कैसे भी ले सकते हो। आप बी को भी बड़ा ले सकते थे, आप वर्टिकल एलिप्स भी बना सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपको कौन सा एरिया निकालना है। अब ये क्वेश्चन इजी है, तो ये एक्स एक्सिस पे लिमिट लेके भी हो जाएगा, वाई पे लिमिट लेके भी हो जाएगा। हर क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाता। कई बार क्वेश्चन एक्स पे आसान पड़ता है, वाई पे मुश्किल हो जाता है, कई बार वाई पे आसान होता है, एक्स पे मुश्किल। तो आपको पता होना चाहिए दोनों से करना कैसे है। अगर आपने एक्स एक्सिस पे लिमिट ली है, जैसे 0 से a लिमिट ले लिया आपने एक्स एक्सिस पे, तो फंक्शन भी x के टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है कि भैया अगर लिमिट एक्स एक्सिस पे ली है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो कर्व की हम वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा y की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन होगी वहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे ताकि वो x के टर्म्स में आ जाए। फिर हम इस y की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे जो x के टर्म्स में आएगी और उसके इंटीग्रेशन कर देंगे। सही है ना। दूसरी बात, जैसे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो 0 से, तो आपको बता ही दिया, जिस एक्सिस पे लिमिट लोगे उसके ऊपर और कर्व के नीचे का एरिया, ये वाला एरिया निकलेगा। बाकी आपको कैसे निकालना है वो आपको खुद दिमाग लगाना है कि 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से करूँ, क्या करूँ, वो खुद सोचना है। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में अलग अलग हिसाब होगा। ऐसे वाई पे भी कर सकते हो आप। तो ये बच्चों तरीका है इंटीग्रेशन से एरिया निकालने का। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रेशन कर लेना, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, आप कहीं से भी कर लो। वैसे आपको एक चीज़ बता देता हूँ ताकि आपके काम आए, 1 मार्कर क्वेश्चन में काम आ जाता है कि जब आप कभी भी किसी उसका एरिया निकालोगे ना एलिप्स का, तो हमेशा आंसर आता है ए बी पाई। याद कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ सकता है। ए बी पाई स्क्वायर यूनिट्स, एरिया के पीछे ये स्क्वायर यूनिट ज़रूर लिख देना भाई। अगर आपने कभी एरिया निकाला और ये स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखा, टीचर इसका भी आधा नंबर काट लेता है। ठीक है, तो एलिप्स का एरिया, किसी भी एलिप्स का एरिया हमेशा क्या होता है, ए बी पाई। तो अगर आपको कोई एलिप्स दे रखी हो, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ ये सब करने मत बैठ जाना भाई। ऑब्जेक्टिव आ जाए तो सीधा क्या करना है, यहाँ पे बस ए बी की वैल्यू डालनी है, ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, आपका इसका आंसर भी यही आएगा, आप दोनों से सॉल्व करके देख सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है भाई अपने सामने, क्या कह रहा है ये, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस। 2 चीज़ें हैं, एक ये और एक ये। पहले दोनों को हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, बाकी बातें बाद में। आपको पता लग जाना चाहिए था ये क्या है। पता लग रहा है भाइयों क्या है ये, पैराबोला दिख रहा है, क्योंकि 1 की पावर 1 है, 1 की पावर 2 है। किसके अलॉन्ग बनेगा, y के, क्योंकि y की पावर 1 है ना। और क्योंकि कोई कांस्टेंट प्लस माइनस नहीं हो रहा तो 0 से ही शुरू होगा, है ना। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर जाएगा। ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ तसल्ली से। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा तो भाई फिर नहीं होना आपसे क्वेश्चन, भूल जाओ, फिर क्वेश्चन नहीं होंगे भाई अगर आपने फिगर्स नहीं सीखी तो। ठीक है, तो ये बन गया अपना पैराबोला। ऐसे ही आपको रफ बनाना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और बनानी है हमने, y = 4। तो y = 4 की लाइन कैसे बनती है, y को 4 पे कट करो, x के पैरेलल बना दो, ऐसे ही बनती है ना। बना देते हैं भाई। ठीक है, ये मान लो 4 है पॉइंट, बस। तो ये अपनी फिगर बन गई, ये हमने दोनों को बना दिया। अब कह रहा है इन दोनों से जो एरिया बाउंडेड कह रहा है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। इन दोनों के बीच का जो एरिया है कौन सा है, ये दिख रहा है ना, ये एरिया है दोनों के बीच में, ये निकालना है हमें।
तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। पहले शेडिंग कर दो भाई, जो एरिया निकालना है उसको शेड कर दिया करो, ठीक है। ये एरिया निकालना है अपने को, नंबर कट जाते हैं पेपर में इन चीज़ों के अगर शेडिंग वेडिंग नहीं करोगे तो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये तो आपने शेडिंग कर दी, अब एरिया निकालोगे आप इंटीग्रेशन से। अब पहले ये सोचो लिमिट कौन से एक्सिस पे लोगे, वाई एक्सिस पे लोगे या एक्स एक्सिस पे लोगे। एक्स एक्सिस पे तो कोई नंबर अवेलेबल ही नहीं है ना आपके पास, हो जाएगा एक्स एक्सिस पे भी, ये पॉइंट निकाल के कर सकते हैं हम, पर बड़ा हो जाएगा, बेकार की बात है। ये भी धीरे धीरे आपको आगे और चीज़ें सिखाऊंगा मैं। ये पॉइंट निकाल के हम एक्स एक्सिस पे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बड़ा हो जाएगा। छोटा यही है कि इसको वाई एक्सिस पे ही करो। अब आप देखो जो आपने शेडिंग करी है, अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग देखो तो शेडेड पोर्शन स्टार्ट कहाँ से है, यहाँ से, और ख़त्म कहाँ है, यहाँ पे। जो शेडेड पोर्शन है, चाहे वो ऊपर हो नीचे हो कुछ भी हो, वो स्टार्ट किस पॉइंट से है, 0 से, ख़त्म किस पॉइंट पे है, 4 पे, ठीक है ना। 0 से 4 तक ही हो रही है जो भी शेडिंग हो रही है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ये एरिया कैसे निकालेंगे, देखो रिक्वायर्ड एरिया, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया। क्या होगा, हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 4, क्या इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, 0 से 4, सही है। और 0 से 4 अगर आप वाई एक्सिस की तरफ से देखो, चाहे अपने फ़ोन को टेढ़ा करके देखो, किस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए। देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, बस ये हमें ये लिमिट दे रहा है 4। अगर आप अपने फ़ोन को टेढ़ा करके देखो कि इसको बेस मान लो, इसको बेस, ये जो रेड लाइन बनाई है, तो आपको किसके नीचे का एरिया चाहिए, पैराबोला के नीचे का एरिया चाहिए, है ना। इसके ऊपर और पैराबोला के नीचे, तभी तो ये एरिया मिलेगा। डबल तो हम कर ही देंगे ना ये निकालने के लिए। भाई 0 से 4 तक एक्सिस के ऊपर का एरिया मतलब ये वाला एरिया, और कर्व के नीचे मतलब ये। तो 0 से 4 तक अगर मैं अपने पैराबोला को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को ये वाला सारा एरिया मिल जाएगा। फिर मैं उसे डबल कर दूंगा, मेरे को नीचे वाला भी मिल जाएगा। तो यानी कि मुझे 0 से 4 तक किसको इंटीग्रेट करना है, पैराबोला को। और क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्स ऑफ पैराबोला। क्या लिखूंगा, एक्स ऑफ पैराबोला। क्यों लिखूंगा एक्स ऑफ पैराबोला, एक्स क्यों लिखा है, अच्छा डी एक्स तो गलत लिख दिया ना, डी वाई होगा। ये तो समझ गए ना डी वाई क्यों आएगा, क्योंकि लिमिट हमने वाई एक्सिस पे ली है। लिमिट हमने कहाँ ली है भाई, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे लिमिट ली है तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और एक्स इसलिए लिखा है कि एक्स की वैल्यू निकालूंगा तभी तो वाई के टर्म्स में आएगी। भाई यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, अगर आप यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ वाई, सही है। क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ वाई। वैसे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई आएगी, तो एक बारी प्लस रूट वाई को इंटीग्रेट करूँगा, एक बारी माइनस रूट वाई को, अलग अलग हो जाएगा, तो वो तभी तो दो निकल जाते हैं। तो आप खाली पॉजिटिव ही लिया करो इसमें, ठीक है। डबल तो हम कर ही देंगे यहाँ पे, ध्यान रखना इस बातों का। तो x की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट वाई, सही बात है कि नहीं। तो अब अगर मैं इस x की जगह लिख दूंगा 0 से 4 स्क्वायर रूट वाई, तो देखो आ गया ना अपना फंक्शन y के टर्म्स में। भाई dy है तो यहाँ y होना चाहिए, तभी तो इंटीग्रेशन होगी, तो इससे एरिया निकल जाएगा। लेकिन एक गड़बड़ है ना, अभी हमने 2 नहीं लगाया। 2 क्यों लगाना है भाई, ये 2 क्यों लगाना है, याद है ना भाई, जब हम 0 से 4 तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन तो एक्सिस के ऊपर और कर्व के नीचे मिलते ही है ना एरिया। ये एरिया मिलेगा इंटीग्रेशन से, तो ये तो मिला ही नहीं, इसीलिए क्या करा, 2 लगा दिया ताकि ये एरिया भी निकल जाए। अब एरिया हमारा क्योंकि दोनों इक्वल ही है, बस अब एरिया आ जाएगा, ठीक है। बातें ध्यान रखनी है सारी, कि लिमिट वाई एक्सिस पे ली थी, इसीलिए वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगी, इसीलिए एक्स की वैल्यू डालूंगा, क्योंकि x की वैल्यू डालूंगा तभी तो y की शक्ल में आएगी, और y होगा तभी तो y में इंटीग्रेशन होगी, है कि नहीं, समझ गए। और पैराबोला को क्यों इंटीग्रेट करा है, क्योंकि 0 से 4 तक मैं y एक्सिस के अलोंग देखूंगा तो y के ऊपर और इस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए ना मुझे, पैराबोला के नीचे का। पैराबोला और y एक्सिस, y के ऊपर पैराबोला के नीचे, ठीक है। अगर मैं x एक्सिस पे करता तो मेरे को लाइन को देखना पड़ता, फिर मैं लाइन के नीचे का भी करता, वो भी पंगे होंगे, दिखाऊंगा आगे, वो मुश्किल काम है। दो कर्व के बीच का निकालना पड़ता। अगर हम एक्स एक्सिस पे निकालते ना यहाँ से यहाँ तक,
तो हमें लाइन का, पैराबोला का, सबका देखना पड़ता है, वो थोड़ा मुश्किल काम है। अभी हम इसको सिंगल कर्व के हिसाब से देख रहे हैं कि भैया 0 से 4 तक पैराबोला के नीचे एक्सिस के ऊपर ये एरिया इंटीग्रेशन से निकल जाएगा, डबल कर देंगे तो जो चाहिए वो सारा मिल जाएगा। सही है, इंटीग्रेशन आप पे छोड़ रहा हूँ, खुद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस दिस एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत सारी बातें बोल दी भाई इसने, बहुत ही ज़्यादा बातें बोल दी हैं। धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। क्या है मेरे भाई, ये क्या है बच्चों, पहचान गए? पैराबोला, क्योंकि एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है। किसके अलॉन्ग बनेगा? एक्स एक्सिस के, क्योंकि एक्स की पावर 1 है ना। चाहो तो इस 9 को यहाँ पे नीचे ले जाओ। आपको बताया था ना, वैसे तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला इतना, पर आपको बताया था पैराबोला जब भी बनाना हो तो जिसकी पावर 1 है उसको अकेला कर लिया करो पहले। तो अगर इसको मैं अकेला करूं तो इसकी इक्वेशन बनेगी x = 1/9 y²। ठीक है ना, ये इसकी नई शक्ल आ गई। अब ये शक्ल तो हमारे लिए जानी पहचानी है, x = ky², कि भैया x के अलॉन्ग पैराबोला बनेगा, और क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड जाएगा और 0 से ही शुरू होगा। 0 से क्यों शुरू होगा? क्योंकि कोई कांस्टेंट तो ऐड हो नहीं रहा। y को 0 डालूंगा तो x भी 0 आएगा, यानी ये पैराबोला हमारा यूं बन जाएगा। ठीक है ना, बना देते हैं। बना दिया भाई, सही है। और क्या बनाना है देखो, अब एक ये लाइन बनानी है x = 2। x = 2 की लाइन कैसे बनती है? x को 2 पे कट करके वर्टिकल, ऐसे ही बनती है ना। बना देते हैं, ये बन गई हमारी x = 2 की लाइन। एक बनानी है x = 4 की लाइन, वो भी बना देता हूँ। बना दी, ठीक है ना भाई। अरे कहाँ गई, समझ गए भाइयों? ये दोनों लाइन्स हमने बना दी। ये 2 पे कट कर रही है, मान लो ये 4 पे। ठीक है, सब बना दिया ना। ये पैराबोला बन गया। x = 2 की लाइन ये बन गई, x = 4 की लाइन ये बन गई। एक्स एक्सिस बनाना क्या है, वो तो पहले से ही बना हुआ है। अब ये कौन सा एरिया कह रहा है हमें वो देखना है। ये कह रहा है पैराबोला, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनके बीच में जो एरिया आ रहा है, पहचान लोगे? अब इसके लिए मैथ नहीं चाहिए, इसके लिए आंखें चाहिए बेटा। कौन सा एरिया कह रहा है वो? पैराबोला, x = 2, x = 4, एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एरिया आ गया ना चारों के बीच में। भाई देखा जाए तो पैराबोला, ये वाली लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में तो ये एरिया भी है क्या नहीं? पैराबोला, ये पूरा हो गया, ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस, तो ऊपर वाला एरिया भी एक्स एक्सिस के साथ ही है, नीचे वाला भी। पर उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, यानी कि हमें कौन सा एरिया लेना है? ये वाला। ठीक है ना, ये अपना एरिया है जो हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया पूछा है। अब इस एरिया को अपने को निकालना है, दिमाग लगा लो कैसे निकलेगा। बस फिगर बन चुकी है तो अब तो कुछ भी नहीं बचा। क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया। कौन सा एरिया निकालना है जी? देखो आपको दिख रहा है 2 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे। एक्स एक्सिस पे लिमिट दे रखी है हमें, तो लिख देते हैं 2 से 4। सही है ना, 2 से 4 तक ही तो है जो भी शेडिंग हो रखी है, तो 2 से 4 तक ही करेंगे इंटीग्रेट। लिमिट एक्स एक्सिस पे ली है तो यहाँ पे dx लिख दो। सही है। अब देखो 2 से 4 तक जो आपको शेडिंग दिख रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, वो पैराबोला के नीचे, यही तो चाहिए एरिया, है ना। तो यानी कि इंटीग्रेट किसको करूँगा मैं? पैराबोला को। ये मत सोचना ये लाइंस इंटीग्रेट नहीं होती, ये भी होती हैं, जब करेंगे तब बताऊँगा। इधर तो इन लाइंस का कोई काम नहीं है ना, ये तो बस हमें क्या दे रही है? लिमिट दे रही है कि भैया 2 से 4 तक एक दीवार खड़ी कर दी है। अब आपको ये एरिया निकालना है। देख लो ये एरिया किस कर्व के नीचे है, तो हमें दिख रहा है ये एरिया, ये इस एरिया को रोक कौन रहा है ऊपर जाने से? पैराबोला। तो ये पैराबोला के नीचे एक्सिस के ऊपर है ना। तो यानी कि हमको इंटीग्रेशन किस कर्व की करनी है? पैराबोला की। तो हम किसको इंटीग्रेट करेंगे? पैराबोला को। और यहाँ क्या लिखेंगे? y ऑफ पैराबोला।
वाई ऑफ पैराबोला क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस पे चाहते हैं। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तभी तो x के टर्म्स में आएगी, है कि नहीं भाई? यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, क्या आ रही है y की वैल्यू? क्या आ गई भाई? 3 स्क्वायर रूट एक्स आ गई ना। यहाँ से देख लो y की वैल्यू क्या आ गई? 3 स्क्वायर रूट एक्स। तो हम इस y की जगह लिख देंगे 2 से 4 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। सही है ना? आ गया ना x की शक्ल में। समझ गए भाई? नहीं समझे भाई? ये एरिया चाहिए था, एक्स एक्सिस पे लिमिट थी 2 से 4, तो इसलिए x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए y की वैल्यू निकाली पैराबोला में से। y की वैल्यू x की शक्ल में निकल गई ना, तो यहाँ डाल दी। अब x के टर्म्स में आ गया पूरा, इसके इंटीग्रेशन करके लिमिट डाल देंगे। क्या इस क्वेश्चन में 2 वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं करना? नहीं करना। क्यों? क्योंकि 2 से 4 तक इंटीग्रेट करा है, एक्सिस के ऊपर कर्व के नीचे, तो ये मिल तो गया सारा ऑलरेडी, और तो कोई चाहिए ही नहीं, तो क्यों करूँगा किसी से मल्टीप्लाई? ख़त्म क्वेश्चन, इंटीग्रेट कर लो, ख़त्म। भाई मेरे जब ये इंटीग्रेशन करके आंसर निकालोगे, एरिया के पीछे स्क्वायर यूनिट ज़रूर लिख देना कि एरिया इज़ 8 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसा जो भी आंसर आएगा ये ज़रूर लिखना सुंदर सा इंग्लिश में ऐसे, हैंस एरिया इज़ के स्क्वायर यूनिट्स, ऐसे लिख देना। टीचर को अच्छा लगता है। अगर आपने ये स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखा, वो आपका आधा या एक जो भी उनका मन हो, वो नंबर काटने के हकदार हैं। शायद मेरा भी कोई ऐसे ही कटा होगा, इसीलिए 99 आए थे, आज तक रो रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कोई काम मत करना। बड़े भाई अगले क्वेश्चन की ओर देखो। अब ये क्वेश्चन है भाई, अरे वाह, चलो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस 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 दिस। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो भाई, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, करके देखो, दिल को अच्छा लगेगा थोड़ा। वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो, ठीक है? मैं करना शुरू कर रहा हूँ, मैं मान चुका हूँ कि आप अटेम्प्ट कर चुके हो बच्चों, ठीक है? ऐसा मैंने मान लिया है मन ही मन में, तो मेरा विश्वास मत तोड़ना भाई। अभी भी मौका है, अगर नहीं करा है तो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो भाई। खुद करोगे तभी कुछ आएगा आपको। देखते हैं भाई क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ क्या दिख रही है? पैराबोला। क्या है ये? पैराबोला। कौन सा पैराबोला है? अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि वाई की पावर 1 है ना, तो वाई के अलोंग बनेगा, यानी या तो ऊपर जाएगा या नीचे। ऊपर क्यों जाएगा पता है ना? क्योंकि कोफिशिएंट पॉजिटिव है। चाहे तो ऐसे वाई को अकेला करके देख लो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है ना, इसीलिए ऊपर जाएगा। और ज़ीरो से ही शुरू होगा, क्योंकि एक्स को जब ज़ीरो डालेंगे तो वाई भी ज़ीरो आ रहा है, इसीलिए ज़ीरो ज़ीरो से पास कर रहा है। ये सब तो बहुत बता चुका हूँ मैं तुमको, ठीक है? तो और ये क्या बनाता हूँ मैं, एक तो ये पेन बहुत फिसलता है यार स्क्रीन पे। चलो भाई तुम काम चला लेना, ठीक है? ये अपना वाई के अलोंग बन गया, बात ख़त्म। अब ये दो लाइंस दिख रही है, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 2 कैसे बनती है? y को 2 पे काटो, बना दो x के पैरेलल, ऐसे फिर y इक्वल टू 4 बना दो। सही है ना? बना देते हैं। ये बन गई भाई दोनों, ठीक है? एक बन गई y इक्वल्स टू 2, एक बन गई y इक्वल टू 4। और कह रहा है y एक्सिस, वो तो पहले से ही बना हुआ है। और कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसमें बनाना क्या है? तो है ही फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब इन चार चीज़ों के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया आ रहा है? पैराबोला, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एरिया आ गया ना चारों के बीच में। भाई पैराबोला है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, वाई एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो अपने को ये एरिया निकालना है, ठीक है? ठीक है भाई, ये एरिया निकालना है। तो सिंपल है, इस एरिया में दिक्कत क्या है? अब कैसे निकलेगा रिक्वायर्ड एरिया? अब हमें लिमिट कौन से एक्सिस पे लेनी है भाई? वाई एक्सिस पे, है कि नहीं? कौन से एक्सिस पे लेनी है? वाई एक्सिस पे। जो हमारा शेडेड एरिया है वो किधर से शेडिंग शुरू हो रही है? 2 से, ख़त्म कहाँ हो रही है? 4 पे। तो क्या करेंगे? अरे ये क्या हो गया? तो क्या करेंगे भाई? 2 से 4 तक इंटीग्रेशन करेंगे, है ना? क्या करेंगे? 2 से 4 तक, देख लो 2 से 4 तक एक्सिस के ऊपर, क्योंकि वाई एक्सिस की बात हो रही है, वाई के ऊपर
और कर्व के नीचे, यही एरिया हमें निकालना है, सही है ना। किस कर्व के नीचे है? पैराबोला के नीचे, है ना, क्योंकि लिमिट वाई एक्सिस पे ली है तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगी, तो फंक्शन भी वाई की शक्ल में होना चाहिए। वो तभी होगा जब वैल्यू एक्स की निकालेंगे, तो एक्स ऑफ पैराबोला निकाल लेंगे यहाँ से, सही है ना। एक्स ऑफ पैराबोला की वैल्यू क्या आ रही है देख लो, 2 से 4, यहाँ से देख लो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है पैराबोला की इक्वेशन से, 2y, 2 स्क्वायर रूट ऑफ y, है ना। कर लो भाई इंटीग्रेट, ख़त्म, सही है ना। तो ऐसे y पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, x पे भी कर सकते हो। अब 2 से मल्टीप्लाई वगैरह तो नहीं करना ना, नहीं करना, क्योंकि एक्सिस के ऊपर कर्व के नीचे, ये तो मिल गया, यही तो चाहिए था, ख़त्म। जैसे पीछे हमने यहाँ ये करा था, ये हमने एक्स एक्सिस पे करा था। तो हर तरीके से आपको आना चाहिए भाई क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ये क्या कह रहा है, पहले पढ़ लो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स दिस, ये एक एलिप्स है, ठीक है, एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 पता है ना किसको बोलते हैं, y एक्सिस को। ये जो y एक्सिस है ये x इक्वल टू 0 की लाइन है ना, ठीक है ना। और एक और ये ऑर्डिनेट है, ये भी एक लाइन है, x इक्वल्स टू a, ठीक है। और ये ड्रामा दे रखा है, कुल मिला के हमें दे रखा है एक एलिप्स, एक ये लाइन, एक ये लाइन। ये तो ऐसे ही बता रखा है ताकि इससे हमें पता चल जाए ए बड़ा है कि छोटा है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको इसको पढ़ के और इसको पढ़ के पता लग जाएगा कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। बताऊँ कैसे? देखो ई 1 से छोटा है, मान लो ई 0.5 है, ठीक है। ई को यहाँ रख दो, आपको दिख जाएगा क्या आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 0.75, सही है। और बेटर समझाने के लिए यूँ दिखाता हूँ तुम्हें, 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं, सही है। तो देखो आपको दिख रहा है b किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर के 3/4 है, मतलब कह सकते हो बी स्क्वायर ए स्क्वायर का 75% है, 75%। तो मतलब a बड़ा है, ठीक है। जिनको ये बात समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं तो भाई याद कर लो कि a बड़ा है, ठीक है। तो इससे पता लग गया a बड़ा है। एक चीज़ और, क्योंकि e 1 से छोटा है तो a कितना होगा, a जो होगा वो a से छोटा होगा, कॉमन सेंस भाई। e 1 से छोटा है, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो a है वो a से छोटा होगा, सही है। समझ गया ना, e 1 से छोटा है तो दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ae जो है वो a से छोटा होगा, ठीक है। चलो अब ये एलिप्स बनानी थी, ये तो मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। एक लाइन बनानी थी x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, तो वो तो पहले से ही बनी हुई है, वो तो ये पहले से ही बनी हुई है। लिख दो बेशक इस पर कि क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, x इक्वल्स टू 0 को, ये जो y एक्सिस है। एक ये बनानी है AE, आपको बताया जो AE पॉइंट है वो A से छोटा होगा ना, अभी तो बताया भाई E 1 से छोटा है तो AE A से छोटा होगा, इसीलिए AE जो है वो A से पहले होगा। और x इक्वल टू AE की लाइन बनानी है तो ऐसे बनेगी ना, AE से पास करते हुए, ठीक है। बना देते हैं, बना दें भैया, बना दो, ऐसे बन गई। तो AE पॉइंट कहीं अंदर होगा, A से छोटा होगा, सही है। अब वो क्या कह रहा है देखो, दोबारा से पढ़ लो आप। कह रहा है एलिप्स, एलिप्स ले ली, ठीक है। x इक्वल टू 0 की लाइन यानी ये वाली लाइन, और x इक्वल टू AE की लाइन यानी ये वाली लाइन, इनके बीच का एरिया निकालो, यानी ये वाला सारा एरिया निकालना है ना। इनके बीच में तो यही एरिया है ना। एलिप्स को लूँ और दोनों लाइंस को देखूँ, ये एलिप्स को देख लिया, इन दोनों लाइंस को देख लिया, और तो बीच का एरिया तो यही निकलेगा ना। तो यानी हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये बात समझ आ गई है क्यों निकालना है भाई। एलिप्स और ये दोनों लाइंस के बीच का एरिया ये वाला, अब तो ये निकल ही जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। देखो अब मुझे दिख रहा है कि 0 से AE तक इंटीग्रेशन कर देता हूँ एलिप्स की, क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बच्चे सोचते हैं 0 से B तक लाइन को इंटीग्रेट कर देता हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं वो, 0 से B तक लाइन को इंटीग्रेट कर देता हूँ। भाई देखो ये जो पॉइंट है ना, ये B से पहले है, ठीक है। तो 0 से B तक अगर आप लाइन को इंटीग्रेट करोगे ना तो बेटा ये एरिया भी निकल जाएगा। तो फालतू का दिमाग लगाना नहीं है,
अभी वो सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये बी से पहले है, तो अगर आप 0 से बी तक लाइन के नीचे का एरिया देखोगे ना, तो 0 से बी तक अगर आप लाइन को देखो तो ये वाला एरिया भी निकलेगा फालतू का, जो नहीं चाहिए हमें, ठीक है भाइयों। तो इसीलिए ये एक्स एक्सिस पे होगा। जब एक्स एक्सिस पे हम देखें 0 से ए तक एलिप्स के नीचे, तो ये सारा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें इसे एक्स एक्सिस पे करना चाहिए। करो, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया 0 से ए ई, ठीक है ना। ये पॉइंट 0 है ना, 0 है, ठीक है। 0 से ए, 0 से ए एलिप्स के नीचे का एरिया चाहिए, तभी सारा निकलेगा। और एक्सिस एक्स एक्सिस पे लिमिट ली है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स ऑफ एलिप्स। एक्स नहीं लिखेंगे भाई, वाई लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, वाई ऑफ एलिप्स। समझ गए ना वाई क्यों लिखेंगे, ये वाई क्यों लिखेंगे भाई, एक्स एक्सिस पे लिमिट ली है, एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करनी है, तो ऊपर से वाई की वैल्यू लिखूंगा तभी तो एक्स की शक्ल में आएगी वो। अब मैंने 0 से ए तक एलिप्स को जब इंटीग्रेट करा, 0 से ए तक एलिप्स को इंटीग्रेट करा, तो एक्सिस के ऊपर और कर्व के नीचे का तो निकल गया, यानी ये तो निकल गया, पर ये तो नहीं निकला ना, ये भी तो निकालना था। तो ऊपर नीचे इक्वल तो है, डबल कर दो, क्या करो, डबल कर दो भाई, कर दो डबल, सही है, एरिया निकल गया। और वाई ऑफ एलिप्स की वैल्यू तो तुम निकाल ही लोगे, अभी पीछे भी तो निकाली थी एक क्वेश्चन में, वो आ रही थी b बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकाली थी पीछे एक क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, अपने आप भी निकाल सकते हो। तो वाई ऑफ एलिप्स की वैल्यू क्या होगी भाई, b बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बाहर ले लेते हैं, 2b बाय 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सीधी सीधी इंटीग्रेशन करनी है, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाइयों। वो जो मैंने आपको बताया था ना अभी, ए बी पाए, वो पूरी एलिप्स का एरिया होता है, कहीं यहाँ वो फॉर्मूला मत लगा देना, वो तब लगाना होता है जब पूरे एलिप्स का एरिया निकालना हो, ठीक है। ये ऐसे निकल जाएगा। बढ़ते हैं भाई आगे, ये लो जी, ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन। तो भाई ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis, the line this and the circle this, ठीक है। अब ये सर्कल आपको पता ही आता है ना बनाना भाई, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, यानी इसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन, और रेडियस क्या होगी 2, पता है ना। तो ऐसा बन जाएगा कुछ, ठीक है। और ये जो लाइन है ये भी आपको पता ही है कैसे बनेगी, ओरिजिन से पास करती हुई जाएगी ऐसे, है ना भाई। ये जिनको नहीं पता है इसका मतलब उन्होंने फिगर वाली जो मैंने वीडियो बनाई है ग्राफ्स वाली वो नहीं देखी, तो फिर तो दिक्कत ही आएगी ना भाई चैप्टर समझने में, देखो जाके उसे, तो ऐसी फिगर बन जाएगी, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ी साफ सी बना के रख दी है यहाँ पे, कि ये अपना सर्कल बन गया जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और रेडियस 2 है, तो हर जगह 2 यूनिट्स होगा, है ना। और ये लाइन है अपनी जो ओरिजिन से पास करते हुए बना दी। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो लाइन और सर्कल के बीच में एरिया निकालना है। देखो अगर सिर्फ लाइन और सर्कल की बात हो तो ये एरिया भी लाइन और सर्कल के बीच में, ये एरिया भी लाइन और सर्कल के बीच में। अब उसने बोला लाइन और सर्कल के बीच का एरिया निकालो एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया है, देखो लाइन है, सर्कल है, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला है इसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइन, एक्स एक्सिस एंड सर्कल। तो लाइन, एक्स एक्सिस, सर्कल और फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही एरिया है ना। देखो क्योंकि लाइन, सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच में तो ये वाला एरिया भी है, नंबर 1 नंबर 2, ये दोनों एरिया है, पर 2 नहीं लेंगे क्योंकि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पूछा है, तो हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो इसको शेड कर देते हैं ऐसे, ये एरिया अपने को निकालना है, ठीक है भाई। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्वेश्चन थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ये परपेंडिकुलर डाल दिया,
ठीक है। ये वाला पॉइंट हमें पता लगाना पड़ेगा क्या है। क्यों पता लगाना पड़ेगा अभी बताऊंगा, पहले इसको पता लगाते ज़रा ये है क्या। ये पॉइंट क्या है भाई, इस पॉइंट पे लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको दिख रहा है इस पॉइंट पे लाइन और सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दो इक्वेशंस हमें पता है, लाइन की भी पता है सर्कल की भी। उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो आता ही है, टेंजेंट नॉर्मल में भी तो करते थे भाई। दो चीज़ों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों को सॉल्व कर दो, है ना। एक से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, ख़त्म। तो निकाल लेते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, देखो क्या आएगा। भाई सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सही है। y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या निकल जाएगी, x/√3 निकल जाएगी, पुट कर दो x/√3, y की वैल्यू निकाली है ना, हाँ, और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्या किया हमने, ये y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली x/√3, इस y की जगह लिख दिया x/√3, स्क्वायर है ही, ये वाला एक्स स्क्वायर ये रहा एज इट इज़, और ये 4 एज इट इज़। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए यही करना है आपने, सब्सटीट्यूशन, एक से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो। अब आप x की भी पुट कर सकते थे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाती। इधर देखो मैं x की निकालना चाह रहा हूँ वैल्यू, भाई यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें x y दोनों होंगे ना, तो x इधर हो जाएगा और y इधर हो जाएगा। तो मैं सीधा x ही निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने शेडिंग x वाली साइड की है, ये एरिया निकालना है मेरे को, तो मैंने कहा सीधा x ही निकाल लेता हूँ। ये जो पूरा कोऑर्डिनेट है x y, इसके y का मेरे को कोई काम ही नहीं है, जो y यहाँ पे होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ x चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या करा, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी ताकि सीधा x निकल जाए। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू डालते तो y निकलता, उसके बाद y यहाँ डाल के x निकल जाता, हो तो तब भी जाता। मैंने कहा सीधा x ही निकाल लेता हूँ। तो देखो क्या आ गया ये, इसको हम सॉल्व करेंगे, x² / 3 + x² इज इक्वल्स टू 4। क्या हो जाएगा भाई ये, 4x² / 3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है ना, 4 और 4 कटता हुआ दिख गया, तो x² इक्वल्स टू 3, x आ जाएगा ±√3। यानी ये लाइन और सर्कल दो जगह कट कर रहे हैं, ये लाइन और सर्कल दो जगह कट कर रहे हैं। एक जगह x की वैल्यू +√3 है, एक जगह -√3 है। ठीक है ना, आप देख लो, एक तो यहाँ पे कट कर रहे हैं, है ना, एक तो यहाँ पे कट कर रहे हैं, ये क्या हो गया -√3, एक यहाँ पे कट कर रहे हैं, ये हो गया +√3, दो जगह कट कर रहे हैं। इस कोऑर्डिनेट का x हो गया √3, इसका x हो गया -√3। बाकी इसका हमें क्वेश्चन में कोई काम है नहीं, हमें तो ये एरिया निकालना है ना, ये वाला एरिया। अब ये कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो भाई, ये एरिया निकालना है बच्चों, तो कैसे निकलेगा ये एरिया, अब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से भाई। रिक्वायर्ड एरिया देखो, 0 से √3 तक, खुद सोचो, 0 से √3 तक अगर आप यहाँ तक का जो एरिया देखो, ये वाला एरिया, तो ये किसके नीचे का एरिया है, 0 से √3 तक। 0 से √3 तक अगर आप लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा, 0 से √3 तक अगर आप अपनी इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो लाइन के नीचे का एरिया मिलता है ना भाई, लाइन है ये, इसको इंटीग्रेट करूँगा, इसके नीचे का एरिया 0 से √3 तक, यानी ये एरिया मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ना। वही अगर मैं 0 से √3 तक सर्कल को इंटीग्रेट करता तो मुझे ये सारा एरिया मिलता फिर, क्योंकि एरिया कौन सा मिलता है, अंडर द कर्व अबव द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर कर्व के नीचे। अगर मैं 0 से √3 तक सर्कल को इंटीग्रेट करता तो मुझे फिर ये सारा एरिया मिल जाता, जो कि मुझे नहीं चाहिए, ये थोड़ी चाहिए मुझे, यही चाहिए ना बस। तो इसीलिए मैंने देखा 0 से √3 मैंने जो एरिया निकालना है वो लाइन के नीचे का निकालना है, तभी मेरे को रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। तो इसका मतलब 0 से √3 तक मुझे लाइन को इंटीग्रेट करना चाहिए। लिमिट मैंने x एक्सिस पे लिया, इसीलिए dx लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, y ऑफ लाइन। सही है ना, कि भाई 0 से √3 तक लाइन को इंटीग्रेट करो ताकि आपको ये एरिया मिल जाए। अब बच गया ये वाला एरिया, ये कैसे मिलेगा, देखो, √3 से 2 तक, कहाँ से,
√3 से 2 तक अगर हम देखें, √3 से 2 तक ये जो एरिया हमें चाहिए ये किसके नीचे का चाहिए? √3 से 2 तक ये किसके नीचे का एरिया शेड हुआ है? सर्कल के, है ना, ये वाली कर्व के नीचे का। क्योंकि अगर मैं √3 से 2 तक लाइन को देख लिया ना मैंने, √3 से 2 तक लाइन को अगर मैं देखूं तो इतना एरिया आ जाएगा, ये भी आएगा, फालतू आ जाएगा ये। तो √3 से 2 तक मुझे लाइन को इंटीग्रेट नहीं करना चाहिए, समझ गए ना, कि भैया अगर √3 से 2 तक मैं लाइन को इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे ये सारा एरिया मिल जाएगा, ये भी मिलेगा जो मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए √3 से 2 तक मुझे किसको इंटीग्रेट करना चाहिए? इस वाली कर्व को, यानी सर्कल को, तभी सर्कल के नीचे का एरिया मिलेगा, यानी ये। और ये मैं पहले निकाल चुका हूँ, तो टोटल एरिया निकल जाएगा जो निकालना था। यानी √3 से 2 तक हमें इंटीग्रेट करना चाहिए सर्कल को। तो अब ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, मल्टीपल कर्व्स आएंगी तो कहाँ से कहाँ तक किसको इंटीग्रेट करूँ कि रिक्वायर्ड एरिया निकले। अगर आपको ये बात ध्यान रहेगी कि एरिया हमेशा अंडर द कर्व निकलता है तो आपको पता लग जाएगा कौन सा चाहिए, सही है ना भाई। 0 से √3 तक अगर मैं सर्कल को इंटीग्रेट करता तो सर्कल के नीचे का एरिया सारा निकल जाता 0 से √3 तक, ये सारा एरिया, है ना। तो फिर ये फालतू में निकल जाता जो नहीं चाहिए था। इसीलिए मैंने 0 से √3 तक सिर्फ लाइन को इंटीग्रेट करा ताकि लाइन के नीचे का निकले ये। फिर √3 से 2 तक मैंने सिर्फ सर्कल को इंटीग्रेट करा ताकि मुझे ये वाला मिल जाए, है ना, समझ गए ना। √3 से 2 तक अगर आप लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो उसके नीचे का एरिया, मतलब ऐसा बहुत सारा एरिया निकल जाएगा ये, ठीक है। बस ये तो आपको पता ही है y क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि x एक्सिस पे लिमिट ली है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y की वैल्यू ही तो निकालेंगे, इतना तो समझ ही चुके हो। तो लाइन में जाओ और वहाँ से y की वैल्यू निकाल के लाओ, ये रही लाइन की इक्वेशन। यहाँ से y की वैल्यू क्या है? x/√3 रख दो यहाँ पे। y की वैल्यू क्या हो गई? x/√3, ठीक है। फिर √3 से 2 तक क्या लिखना है? y ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन में जाओ, ये रही, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, निकाल लो भाई, क्या निकलेगी यहाँ से y की वैल्यू? √4 - x², सही है ना। तो सर्कल के y की वैल्यू क्या हो गई? √4 - x²। अब इंटीग्रेशन तो आप लोग कर ही लेते हो, सही है, निकल गया एरिया। तो ऐसे करते हैं भाई क्वेश्चन ये, ठीक है। अभी और भी दिखाते हैं और चीज़ें आपको। ये देखो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल दिस। इस सर्कल का वो स्मॉलर पार्ट निकालो, कट ऑफ बाय द लाइन दिस। ये लाइन मतलब इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। आपने छोटा वाला पोर्शन बताना है, ठीक है, छोटा वाला एरिया। देखो ये मैंने फिगर बना रखी है, आपको पता है ना ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या होगा? ओरिजिन होगा, और रेडियस a होगी, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। रेडियस क्या हो जाएगी? a, सही है ना, ऐसा बन जाएगा, रेडियस हो जाएगी a। और ये क्या है? ये तो सिंपल एक लाइन है, सीधी सीधी बन जाएगी, है ना, x को काटते हुए यूँ किसी पॉइंट पे। तो वो देखो मैंने बना दिया है, ये अपना सर्कल बना दिया पूरा, और ये लाइन बना दी x = a/√2, x को a/√2 पे काटते हुए। अब हमें बताना है छोटा एरिया, इस लाइन और सर्कल के बीच के छोटा वाला एरिया बताना है। अब बच्चे कहते हैं सर आपने तो a/√2 यहाँ क्यों बनाया है? पहली बात, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है भाई, a/√2 a से तो छोटा ही होगा ना, a को √2 से डिवाइड करूँगा तो a से तो कम ही आएगा, इसीलिए a से पहले है ये पॉइंट। फिर एक बात और बच्चे सोचते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये एरिया बड़ा है या ये? भाई आपने तो ऐसे तुक्के से ये बना दिया, ये छोटा दिख रहा है। कई बार अगर हम यहाँ लाइन बना देते हैं a/√2 तो फिर ये बड़ा होता है या ये? देखो बच्चे क्या कहते हैं, सर हमने यहाँ लाइन बना दी, अब बताओ ये बड़ा है कि ये? ठीक है, तो वो बेवकूफ़ होते हैं। क्यों? एरिया इसको क्यों देख रहे हो भाई? इस लाइन को मत देखो, उसने कहा है एक सर्कल है एक लाइन है। अब बताओ छोटा एरिया कौन सा है? आप वाई एक्सिस को देख ही क्यों रहे हो? अब तो पता लग रहा है ना छोटा कौन सा है, यही वाला तो एरिया छोटा है भाई। जो a/√2 वाली लाइन है वो ऑब्वियस है 0 से तो इधर ही होगी, ये सेंटर है, हमारे सर्कल का सेंटर है ये, है ना, मतलब आधा सर्कल इस साइड है आधा इस साइड है। तो ये वाली जो लाइन है आप इसको कितना ही इस साइड बना लो, है ना,
पर ये सेंटर से तो इधर ही रहेगी ना हमेशा, तो यानी ये जो लाइन ये जो बनाएगी एरिया ये हमेशा माइनर सेगमेंट रहेगा और ये वाला मेजर सेगमेंट ही रहेगा, ठीक है ना। वाई एक्सिस को मत देखो, सिर्फ सर्कल को और इस लाइन को देखो जो रेड करी है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। हमें छोटा एरिया निकालना है, तो छोटा तो यही हुआ ना, ये एरिया निकालना है, निकाल लेंगे। ये देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह तो नहीं लिखा, नहीं लिखा। तो कह रहा है लाइन और सर्कल के बीच का स्मॉलर पार्ट निकालो, तो ये एरिया निकालना है, ठीक है। अगर उसने कहा होता लाइन और सर्कल के बीच का बड़े वाला पार्ट निकालो, तो फिर हम ये सारा एरिया निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें छोटे वाला निकालना है, तो हम ये निकालेंगे। कर दूँ शेड भाई? अब ये एरिया निकालना है, तो ये तो आसान हो गया ना क्वेश्चन अब काफ़ी, कि नहीं हो गया? क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया? भाई जो शेडिंग करी है आपने वो इस पॉइंट से शुरू करी है, इस पॉइंट पे ख़त्म, यानी जो इंटीग्रेशन होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, a/√2 से a तक, सही है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे किसके नीचे शेडिंग करनी है? सर्कल के नीचे और एक्सिस के ऊपर, तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा, है ना। फिर नीचे का एरिया भी निकालना है तो मैं डबल कर दूंगा, तो इसीलिए बाहर लगा देता हूँ 2, सही है। और क्या लिख देता हूँ? वाई ऑफ सर्कल। समझ गया ना, ये वाई ऑफ सर्कल क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि लिमिट हमने एक्स एक्सिस पे ली है, तो इसीलिए हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं ताकि x की टर्म्स में आ जाए। और a/√2 से a तक जब मैं सर्कल को इंटीग्रेट करूँगा तो एक्सिस के ऊपर का और सर्कल के नीचे का ये एरिया निकल जाएगा। इंटीग्रेशन से ये एरिया नहीं निकलेगा, पर मुझे तो चाहिए ना नीचे वाला भी, तो ऊपर वाला तो इंटीग्रेशन से निकल गया, नीचे वाले के लिए क्या करूँगा? बाहर 2 लगा दूँगा, हो जाएगा क्वेश्चन। बस अब इंटीग्रेशन कर लो, सही है ना। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो सर्कल की इक्वेशन से। क्या आ जाएगी यहाँ से y की वैल्यू? y = (√a²-x²) ठीक है, इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगी अपनी? बाहर 2 है, लोअर लिमिट क्या है अपनी? a/√2, अपर लिमिट क्या है? a, y की वैल्यू (√a²-x²) बस इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट सेम, बाहर 2 सेम, y की वैल्यू ये डाल दी, सही है, dx तो है ही। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, एरिया आ जाएगा। बड़े भाई आगे देखो क्या कह रहा है ये। द एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड दिस लाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x = a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ध्यान से समझेंगे बच्चों इसको। सबसे पहले तो फिगर ही बनाते हैं हम। ये क्या है भाई? पैराबोला है ना, 1 की पावर 1 है, 1 की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x के लॉन्ग बनेगा, कांस्टेंट वगैरह ऐड नहीं हो रहा तो 0 से शुरू होगा, है ना। और y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड जाएगा, यानी जो अपना पैराबोला है वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है भाई। ये बन गया अपना पैराबोला। और क्या है? ये लाइन है x = 4। कैसे बनेगी? x = 4 ऐसे बन जाएगी ना, ये x = 4 की लाइन हो गई। अब आगे क्या कह रहा है ये कह रहा है ये जो एरिया है इन दोनों के बीच का, ये सारा एरिया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ये वाली लाइन। अब ये एरिया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है ये लाइन, तो मतलब ये लाइन बीच में कहीं रही होगी ना, सही बात है कि नहीं है भाई? एक बात बताओ, ऐसे बीच में तो रही होगी कहीं पे, तभी तो ये वाला और ये वाला एरिया 2 पार्ट बराबर आएंगे। भाई पूरा ये एरिया था, ये लाइन बीच में आ गई, अब इसने इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, और वो कह रहा है ये दोनों एरिया बराबर है, यहाँ वाला एरिया और यहाँ वाला एरिया बराबर है, चाहे टोटल कह लो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सारा एरिया और यहाँ से यहाँ तक का सारा एरिया क्या है? बराबर है। अब कह रहा है ए की वैल्यू निकालो, तो बस ये तो यहीं से दिख रहा है क्या करना है। वो कह रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का एरिया और यहाँ से यहाँ तक का एरिया इक्वल है, यानी क्या बोलना चाहता है वो? गिवन है अपने को कि भैया 0 से a तक का जो एरिया निकालेंगे हम, वही एरिया आएगा a से 4 तक का, सही है ना। 0 से a तक का जो ये जो एरिया है सारा, और ये जो a से 4 तक का एरिया है सारा, ये बराबर है, ठीक है। उन्होंने तो टोटल एरिया बोला है,
तो नीचे का एरिया के लिए 2 भी लगाऊंगा बाहर, लेकिन वो 2 तो कट ही जाएगा ना, क्या करूँगा लिख के, ठीक है। तो 0 से a तक जो सर्कल के नीचे का एरिया है, यानी सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे, y ऑफ सर्कल इज इक्वल टू a से 4 तक का एरिया, सही है ना। 0 से a तक सर्कल के नीचे का जो एरिया है ये सारा, वो इक्वल है a से 4 तक सर्कल के नीचे का जो एरिया है। तभी तो हम कहेंगे ये जो पूरा एरिया है भैया ये 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सही है। y ऑफ सर्कल की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। सर्कल नहीं गलत लिख दिया भाई, सर्कल थोड़ी है ये क्या है, ये तो पैराबोला है ना, सही करो इसको भाई, पैराबोला है ये तो। पैराबोला, तो पैराबोला से y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से y की वैल्यू क्या दिख रही है, स्क्वायर रूट ऑफ x रख दो, ख़त्म। तो 0 से a स्क्वायर रूट ऑफ x, इधर a से 4 स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है ना। अब दोनों साइड अपना इंटीग्रेशन कर लो और आपका आंसर फिर दोनों साइड इक्वल रखोगे, सॉल्व करके a निकाल ही लोगे, हो जाएगा ना भाई। बड़े आगे अब चलो देखो, अब ये देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉड x। ये अपना पैराबोला है और ये मॉड x है, दोनों का ग्राफ बनाना आपको आता है। ये पैराबोला y क्या लॉन्ग है, 0 से ही शुरू होगा है ना, और ऊपर जाएगा, बना दें ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना पैराबोला। ये मॉड है, आपको पता है v बनेगा 0 पे, है ना, 0 पे v बनेगा, बना देते हैं, देखो भाई। ठीक है, अब मेरा तो खैर ये दोनों जगह इधर अलग बन गया इधर अलग बन गया, आप थोड़ा सेम बनाने की कोशिश करना, ठीक है, दोनों तरफ सेम बनाने की, सिमेट्रिकल होगा बिल्कुल। तो अब हमें कह रहा है कि y इक्वल टू मॉड x और पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है, यानी अपने को कौन सा एरिया निकालना है भाई, ये, ठीक है ना, पैराबोला और मॉड x वाली लाइन के बीच का एरिया, ये एरिया अपने को निकालना है, ठीक है बच्चों। अब ये जो अपनी लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है, ये वाले की क्या होगी लाइन की इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स, और ये वाली लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स, ये सब मैंने आपको सिखा दिया है ना। ये एरिया निकालना है, अब कैसे करेंगे मित्रों, ये एरिया निकलेगा कैसे, बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे। पहली बात तो दोनों तरफ बराबर है, तो एक साइड का ही निकाल के डबल कर देता हूँ, हो जाएगा ना काम। तो एक ही साइड का निकाल लेता हूँ, आप चाहो तो दोनों का अलग भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पॉइंट पहले अपने को चाहिए होगा, पूछो क्यों, क्योंकि ये जो हमने शेडिंग करी है, ये शेडिंग सिर्फ इस पॉइंट तक जा रही है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, 0 से इस पॉइंट तक, तो ये पॉइंट चाहिए। ये क्या है भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या है, एक तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक y इक्वल टू मॉड x है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब आप चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो भाई, ये लाइन की इक्वेशन अलग है y इक्वल टू एक्स, और ये लाइन की इक्वेशन अलग है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक बारी y इक्वल टू एक्स का और इसका निकाल लो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आ जाएगा, एक बारी इसका और इसका निकाल लो, ये आ जाएगा। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। ये क्या दे रखा है आपको, y इक्वल टू मॉड एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ मॉड एक्स रखोगे तो आपको पता है प्लस माइनस करके सॉल्व करना होता है, बात तो वहीं पड़ेगी ना, ठीक है, बात तो वहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे अगर मॉड एक्स लिख दोगे y की जगह, तो क्या करोगे, मॉड हटाओगे, प्लस माइनस नहीं लोगे, यहाँ पे लोगे ना। तो इसलिए क्या करते हैं हम, इसको 2 पार्ट्स में करके कर लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, एक है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक बार इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y इक्वल टू एक्स है, तो
y की वैल्यू यहाँ पे x रखूँगा तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर और x क्या हो जाएंगे, इक्वल। सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स कॉमन, एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक ज़ीरो आ गई, एक वन आ गई, सही है। ऐसे ही अगर हम इसको और इसको सॉल्व करें तब क्या होगा, ये जो माइनस एक्स है और एक्स स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स कॉमन, एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो और माइनस वन। क्या पता लग रहा है कि जो लाइन है y इक्वल टू एक्स और ये जो पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक बारी x इक्वल टू ज़ीरो पे और एक बारी x इक्वल टू वन पे। देखो ये वाली जो लाइन है और ये जो अपना पैराबोला है, तो आपको दिख तो रहा है दो जगह कट कर रहे हैं, एक यहाँ पे कट कर रहे हैं, एक यहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक जगह पे x ज़ीरो है और एक जगह पे x वन है, तो हमें दोनों पॉइंट पता लग गया, ये तो ज़ीरो था ही वैसे ही और ये वन है, सही है ना। कि y इक्वल टू एक्स वाली लाइन और पैराबोला दो जगह कट कर रहे हैं, एक ज़ीरो पे और एक वन पे। ऐसे ही ये भी दो जगह कट कर रही है, ये वाली लाइन और ये पैराबोला, ये भी दो जगह कट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अपना पैराबोला और ये लाइन इस जगह और इस जगह, तो ये पॉइंट ज़ीरो है, ये अभी हमने निकाला है माइनस वन है, तो इसको लिख देते हैं माइनस वन, ठीक है। अब आप चाहो तो दोनों अलग अलग एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, ये वाला अलग निकाल लो, ये वाला अलग। हम इसी को निकाल के इधर वाला जो शेडिंग वाला वो निकाल के डबल कर देंगे, हो जाएगा काम। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल ध्यान से। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, ज़ीरो से वन तक, ज़ीरो से वन तक करेंगे इंटीग्रेट, सही है ना। ज़ीरो से वन तक, ज़ीरो से वन तक बच्चों जब मैं पैराबोला को इंटीग्रेट करूँगा, आपको पैराबोला दिख रहा है ये अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो कौन सा एरिया निकलेगा, आपको बात समझ आ रही है। अगर मैं ज़ीरो से वन तक एक्स एक्सिस पे पैराबोला को इंटीग्रेट करूँगा तो पैराबोला के नीचे का एरिया निकलेगा ना, एरिया हमेशा अंडर द कर्व निकलता है। तो अगर मैं पैराबोला को इंटीग्रेट करूँगा तो ये वाला एरिया निकलेगा जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये ब्लू वाला नहीं निकलेगा। तो मेरे को ये रेड वाला कोई चाहिए, मेरे को रेड वाला नहीं चाहिए, सही है ना। अगर मैं इस लाइन को इंटीग्रेट करता ज़ीरो से वन तक तो क्या मिलता, तो अंडर द लाइन, तो फिर पूरा मिल जाता ये ट्रायंगल, है ना, ये सारा मिल जाता। समझ रहे हो बात। तो क्या करूँ, किसको इंटीग्रेट करूँ, सबसे पहले आप करो लाइन को इंटीग्रेट। किसको इंटीग्रेट करो, लाइन को, उससे आपको कौन सा एरिया मिलेगा। देखो जब आप लाइन को इंटीग्रेट करोगे ज़ीरो से वन तक तो आपको उसके नीचे का सारा एरिया मिल जाएगा, यानी ये तो मिलेगा ही मिलेगा जो चाहिए था, प्लस ये भी फालतू का मिल जाएगा। अब ये फालतू का जो मिल गया वो हटाना है, तो उसके लिए क्या करो, y ऑफ पैराबोला को माइनस कर दो, क्या होगा, इससे आपको एरिया मिल जाएगा जो चाहिए। समझ में आया कैसे। देखो जब आप लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये ब्लू वाला एरिया भी मिलेगा और रेड वाला भी मिलेगा, क्योंकि दोनों ही लाइन के नीचे हैं। इंटीग्रेशन जब हम किसी भी चीज़ की करते हैं उसके नीचे का सारा एरिया निकल जाता है, एक्सिस के ऊपर का और उसके नीचे का, यानी ये पूरा ट्रायंगल निकल जाएगा, ठीक है, जिसमें ये एरिया हमें नहीं चाहिए, ये एरिया हमें नहीं चाहिए। अब ये एरिया को हटाऊं कैसे, फिर मैं, आपको दिख रहा है जब मैं पैराबोला को इंटीग्रेट करूँगा एक्स एक्सिस पे तो अंडर द कर्व अबव द एक्सिस ये एरिया मिलेगा। पैराबोला के इंटीग्रेशन से सिर्फ ये रेड वाला मिलेगा, है ना। तो अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल में से रेड वाला ये हटा दूंगा नीचे तो ब्लू वाला ही तो बच जाएगा, सही है ना। पैराबोला को इंटीग्रेट करके मिला ये, लाइन को इंटीग्रेट करके मिला सारा, लाइन में से पैराबोला हटाया, ये बीच वाला एरिया मिल गया। इस तरीके से करते हैं भाई क्वेश्चन, जब दो चीज़ों के बीच का एरिया निकालना हो। अगर आप दिमाग लगाओ तो सीधा सा लॉजिक है, हमेशा ऊपर वाली कर्व में से नीचे वाली कर्व माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली कर्व के नीचे तो सभी होगा, ऊपर वाली कर्व के नीचे सब होगा, नीचे वाली कर्व के नीचे सिर्फ नीचे नीचे का होगा, तो बीच का एरिया अपने आप निकल जाएगा। तो समझ गए, कभी भी दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हो, इस बात को हिंदी में नोट कर लो, अपनी भाषा में, अपने दिल पे लिख लो, दिमाग पे जहाँ मर्जी, कि दो कर्व के बीच का अगर एरिया निकालना है तो क्या करो, अपर कर्व को लो, उसका एरिया निकालो ताकि सारा निकल जाए, फिर लोअर कर्व का एरिया निकालो ताकि नीचे का निकल जाए, उसको माइनस कर दो, बीच वाला एरिया मिल जाएगा। दो कर्व के बीच का एरिया मतलब अपर माइनस लोअर, ख़त्म।
अपर कौन है यहाँ पे, इस शेडिड एरिया में अपर कौन है, लाइन, और लोअर कौन है, पैराबोला, अपर माइनस लोअर, सही है, ऐसे करते हैं। अब आप वाई ऑफ लाइन और वाई ऑफ पैराबोला की वैल्यू डाल दोगे, पर इससे तो हमारा सिर्फ ये वाला एरिया निकला ना, ये तो निकला नहीं, तो यानी डबल भी करना पड़ेगा, डबल कर देता हूँ, ठीक है। डबल करने का मन नहीं है तो आप यहाँ भी अलग से निकाल लो भाई, मेहनत करनी है तो। -1 से 0 तक भी वही चीज़ करो, -1 से 0 तक पहले लाइन को इंटीग्रेट करो, माइनस पैराबोला करो, सही है ना। अब वाई ऑफ लाइन और वाई ऑफ पैराबोला की वैल्यू लिख लो। वाई ऑफ लाइन, ये वाली लाइन की बात कर रहा था ना मैं, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स। वाई ऑफ लाइन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, एक्स। और वाई ऑफ पैराबोला की वैल्यू क्या है, वाई ऑफ पैराबोला तो एक्स स्क्वायर ही है, चाहे पैराबोला इधर लूँ या उधर, जहाँ भी है वाई की वैल्यू क्या है पैराबोला में, एक्स स्क्वायर। लाइन में अलग अलग है ना, लाइन में अलग अलग है भाई। देखो ध्यान से सुनो, जब मैं 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ इस लाइन को, तो उसकी इक्वेशन है y = x, इसलिए मैंने x लिखा है। अगर मैं -1 से 0 करता, यहाँ वाला एरिया निकालता, तो इस लाइन की इक्वेशन अलग है, इस लाइन की इक्वेशन y = -x है, फिर मैं y लाइन की जगह क्या लिखता, -x, ठीक है ना, वो सोचना पड़ेगा। बाकी मैंने तो ये वाला निकाला ही नहीं, इसी को डबल कर दिया, ठीक है भाइयों, बड़े आगे। अब ये आया, देखो क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस। सबसे पहले तो इनको ड्रॉ करना पड़ेगा, बाकी बातें तो बाद में होंगी। ये दिख रहा है भाई, क्या है, लाइन दिख रही है, इंटरसेप्ट फॉर्म बना ले इसकी, तभी तो ग्राफ बनेगा बढ़िया से, है ना। बना दे इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म, कैसे बनेगी, x - 4y = -2, -2 से डिवाइड कर दिया, x अपॉन -2, y अपॉन हाफ = 1, सही है ना। क्या करा, ये 4y को इधर ले आया, फिर ये -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये आ गया, ये मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब हमें इसका ग्राफ बनाने में आसानी होगी। इसकी बात करते हैं, क्या है ये, पैराबोला है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है ना, 0 से शुरू होगा, बना दे, ठीक है। ये बन गया भाई ऐसे, इस तरफ देखो कितना सुंदर बना है, इस तरफ ये पता नहीं क्या बन गया है। तुम भाई बढ़िया बनाओगे कॉपी पे मुझसे तो, है ना, बाकी ठीक है, काम तो चल ही जाएगा। इसको बना दिया अब हमने। अब ये लाइन की बात कर रहे हैं हम, ये लाइन कैसे बनेगी, x को -2 पे काटो, y को हाफ पे ज्वाइन करो, लाइन बनाओ। x एक्सिस को -2 पे काटो, यहाँ कहीं ले लूँ -2, ठीक है। y को हाफ पे काटो, यहाँ ले लूँ हाफ, इन दोनों को ज्वाइन करो और लाइन बना दो। बना देते हैं भाई, ये क्या हो गया, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है तो, अबे कमाल है यार, रफ़ी बना देता हूँ मैं, सीधी वीधी छोड़ो तुम, यही बेस्ट है। ठीक है भाई, काम चला लो इसी से। ये अपने को, अब अपने को कौन सा एरिया चाहिए, इन दोनों के बीच का एरिया, यानी ये एरिया, ठीक है भाई, समझ गया ना। ये तो पैराबोला था, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ओरिजिन से शुरू होके बना दिया। ये लाइन थी, इसके इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई, x को -2 पे काटा, y को हाफ पे काटा और अपना ये लाइन खींच दी। अब इन दोनों के बीच का एरिया ये है, तो ये शेड कर दिया। अब ये एरिया हमें निकालना है। अब करते हैं एरिया पे बात। अब ध्यान से सुनो भाई, ये एरिया निकालना है। देखो ज़रा, ये एरिया की जो शेडिंग शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है, आपको दिख रहा है, और ख़त्म यहाँ पे हो रही है। मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा इंटीग्रेशन को, है ना। तो मेरे को ये दोनों पॉइंट चाहिए, तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो भाई। देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का निकालना है ना। तो एक काम करता हूँ, सीधा ये 4y की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, है ना। ये 4y जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये पूरी 4y की जो वैल्यू x स्क्वायर है यहाँ पे उठा के पटक देता हूँ, निकल जाएगा x, सही है ना। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेंगे भाई, दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या किया हमने, ये जो 4y की वैल्यू x स्क्वायर है यहाँ पटक दी, x = x² - 2 आ गया, x = x² - 2।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0, इसकी मिड टर्म स्प्लिट कर लो, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई 2 और -1, ठीक है, यानी दो जगह कट कर रहे हैं, तो देख तो रहा है दो जगह कट कर रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों मार्क कर दो, है ना, एक अपना ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये डॉटेड बनानी है भाई, ये वाली लाइन जो है डॉटेड बनानी है, पूरी नहीं बनानी, क्योंकि पूरी वो बनानी है जो क्वेश्चन में गिवन है। ये मैं तो चलो इसको डॉटेड ही कर दूँ क्या, ये अब सही लग रही है, अब ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन डॉटेड बनानी है आपने। तो 2 पॉइंट निकले थे ना, एक -1 एक 2, तो ऑब्वियस है ये वाला -1 होगा, ये वाला 2 होगा। अब एरिया निकालना है, निकाले एरिया भाई, फिगर को देख के पता लग रहा है कैसे निकलेगा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा भाई। एरिया निकालना है -1 से 2, समझ गए ना, -1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। ये जो शेडिंग है इसकी औकात जो शुरू है वो -1 और 2 पे ख़त्म, ये बॉर्डर होगा, यहीं तक शेडिंग है ना। तो -1 से 2 तक अगर मैं लाइन को इंटीग्रेट करूँगा तो लाइन के नीचे का यानी ये सारा एरिया निकल जाएगा, सारा तो मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं -1 से 2 तक पैराबोला को इंटीग्रेट करूँगा तो पैराबोला के नीचे का एरिया यानी ये निकल जाएगा, ये भी मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। बताया ना, जिस कर्व को हम इंटीग्रेट करते हैं उसके नीचे का एरिया आता है। अगर आपके भेजे में ये बात नहीं घुसेगी तो चैप्टर में कुछ समझ नहीं आएगा। आप अगर पैराबोला को इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये एरिया मिलेगा नीचे का, अगर आप लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये तो मिलेगा ही, प्लस ये भी मिलेगा। तो लाइन में आपको सब मिल गया, सर्कल से आपको वो मिलेगा, पैराबोला से जो नीचे का है वो चाहिए नहीं हमें, तो हम लाइन में से पैराबोला माइनस करेंगे, जो चाहिए वो मिल जाएगा, y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैरा। अभी तो वही बात समझाई थी पिछले क्वेश्चन में भी कि भाई अगर दो चीज़ों के बीच का एरिया निकालना है तो दिमाग क्या लगाना है, ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस कर दो, क्योंकि ऊपर वाले के नीचे सारा आएगा, बीच वाला भी और बिल्कुल नीचे वाला भी, और नीचे वाली कर्व को जब इंटीग्रेट करूँगा तो नीचे का एरिया आएगा, मुझे चाहिए सिर्फ बीच वाला। बीच वाला कैसे मिलेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, समझ गए। तो y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला, तो y ऑफ लाइन और y ऑफ पैराबोला की वैल्यू डाल दो भाई, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे, -1 से 2, y ऑफ लाइन की वैल्यू देख लो, यहाँ से लाइन की वैल्यू, लाइन है ना लाइन की इक्वेशन, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 2/4 आ जाएगी, है ना y की वैल्यू। तो लाइन से आ गई y की वैल्यू, ये पुट करो x + 2/4, और y ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x²/4, ये भी पुट करो x²/4, तो 1/4 बाहर आ गया, अंदर जो रह गया उसके इंटीग्रेशन करते रहो भाई अपने आप, सही है ना, इंटीग्रेशन करो, आपका एरिया आ जाएगा, कहानी ख़त्म। तो ऐसे करते हैं भाई। मेन जो समझने की बात है आज की क्लास में पूरी यही है कि जिस कर्व को भी हम इंटीग्रेट करते हैं, जिस कर्व को हम इंटीग्रेट करते हैं भाई उसके नीचे का एरिया निकलता है। तो जैसे यहाँ पे लाइन को करा तो ये सब निकल गया, पूरा ट्रेपीजियम टाइप सा जो है ये सब निकल गया, है ना। लेकिन जब हम पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ नीचे का निकलेगा। तो दो चीज़ों के बीच का एरिया निकालना हो तो अपर का निकालो ताकि सारा निकल जाए, फिर लोअर का निकालो ताकि नीचे वाला निकल जाए, फिर माइनस कर दो ताकि बीच वाला निकल जाए। तो दो कर्व के बीच का एरिया अपर माइनस लोअर, ठीक है भाइयों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज का जो आपका होमवर्क है एनसीईआरटी से होमवर्क है भाई, एनसीईआरटी से, ठीक है। होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.1 कर लेना विद एग्जांपल्स, ठीक है। जो क्लास में क्वेश्चन कराए हैं वो तो करने ही है, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, सारे पूरे करने हैं, तो ठीक है। एनसीईआरटी के ये हैं सारे, आपका होमवर्क कम हो जाएगा जब आप इनको कर लोगे, तो कुछ ज़्यादा होमवर्क नहीं है, ठीक है भाई। मिलते हैं।